नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बांग्लादेश में जो टर्मॉइल हुआ है, जो उथल-पुथल मची हुई है, जिस तरह से मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है और अब वहाँ अंतरिम सरकार का गठन भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन जो अगर आप कड़ियाँ दर कड़ियाँ जोड़ें, चीज़ों को मिलाकर देखें, तो जो सवाल उठ रहे थे कि ये जो बांग्लादेश में जो आरक्षण को लेकर जो हंगामा हुआ, जो चिंगारी शोलों में तब्दील हुई, जिसने पूरे मुल्क को एक तरह से जला दिया है, इसके पीछे आरक्षण एक मुद्दा था। जैसे कि फ्रीडम फाइटर को लेकर जो आरक्षण की बात थी, जिसको हाई कोर्ट ने कह दिया था कि हाँ, ये आरक्षण 30% सरकारी नौकरियों में जो फ्रीडम फाइटर के वंशज हैं उनको मिलेगा। इसको लेकर एक तो देखिए, एक तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, इसमें शेख हसीना का कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को भी समझा जाना चाहिए कि हाई कोर्ट एक आदेश दे देता है और उससे पूरे मुल्क में एक गुस्सा भड़कने लगता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन इस चिंगारी को जो खाद पानी दिया गया, जिसको भड़काया गया, जिससे पूरे देश में आग लगाई गई, वो काम किसने किया? लोग कहते हैं, जो जानकार कहते हैं, इसके पीछे डीप स्टेट का हाथ है। और जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं, तो चाइना का नाम आता है, तो पाकिस्तान का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है। लेकिन आप थोड़ा-सा इसको इस तरह से देखें कि अमेरिका ने इसमें क्या रोल अदा किया है? अमेरिका की सीआईए ने इसमें क्या रोल अदा किया है? बल्कि उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? अब ज़रा इसको गौर से सुनिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि शायद डेढ़ महीने पहले या 2 महीने पहले अमेरिका के एक अधिकारी जो शेख हसीना वाजेद से मिले थे और उन्होंने शेख हसीना से साफ तौर पर कहा था कि हमको यहाँ नेवल बेस चाहिए। तो शेख हसीना ने उनको नेवल बेस देने से इनकार कर दिया। लेकिन जो अगर हम शेख हसीना की बात माने, तो शेख हसीना ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमसे नेवल बेस मांगा, लेकिन हमने नहीं दिया। तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा लेकर एक एक अलग से एक देश बना देंगे, मतलब बांग्लादेश को तोड़ देंगे। ये धमकी दी। लेकिन शेख हसीना ने उस वक्त नाम नहीं बताया कौन था, क्या था, लेकिन उसकी ओर इशारा था। जाहिर है उसका इशारा सीआईए के किसी बड़े अधिकारी की ओर था। और सीआईए की जब बात होती है तो फिर अमेरिका की ही बात होती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए है। दुनिया में जो भी आज आप डिस्टरबेंस देख रहे हैं, यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर कहीं भी, और और पास में आप जहां भी देखेंगे जो गृह युद्ध हुए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, इराक को देख लीजिए, लेबनान को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए, सब जगह सीआईए ने अपना रोल अदा किया है इन मुल्कों को बर्बाद करने में। तो एक तो वो अधिकारी आया, उसने शेख हसीना को धमकी दी, जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमारी बात मानिए, हमको नेवल भेज दीजिए वरना आप अंजाम भुगतिए। अच्छा, ये बात शेख हसीना ने कही थी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले जुलाई में ही, मतलब पिछले महीने की बात है, जुलाई में ही अमेरिका का जो एम्बेसडर था बांग्लादेश में, ढाका में, उसने अचानक देश छोड़ दिया। और उसमें अपने स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपना देश छोड़ रहा हूँ। इसलिए मैं बांग्लादेश छोड़ रहा हूँ, और रातों रात निकल गया, वहां से भाग गया वो। क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ी होनी थी, वहां कुछ होना था, और इसका अंदाजा अमेरिका को था। अमेरिका ने सारा खेल जब वहां पर पूरा रच दिया, और जब ये तारीख भी तय होगी कि फलाना तारीख को ये सब होगा, कू होगा और वहां पर मिलिट्री टेक ओवर कर लेगी, ये सब अमेरिका को पता था। तीसरी बात तीसरी बात यह है कि अमेरिका ने ही आज स्टेटमेंट दिया, कल दिया। अमेरिका के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दिया, मैथ्यू मिलर ने। उसमें उन्होंने बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, और ये बड़ा ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा
कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अब वहाँ जो सेना है, जो फौज है, वो ठीक तरह से हालात को संभाल लेगी। और हम किसी भी देश में डेमोक्रेसी चाहते हैं, डेमोक्रेसी को हम चाहते हैं देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर चले, डेमोक्रेसी मजबूत हो, इस तरह की बातें उन्होंने कही। अब अमेरिका का आप देखिए रवैया क्या है। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए, एक तो सीआईए के अधिकारी बांग्लादेश में मिले थे शेख हसीना से उस समय जब प्रधानमंत्री थी। दूसरा, उनका जो एम्बेसडर था ढाका में, वो चला गया अचानक। तीसरा, अमेरिका का ये स्टेटमेंट आना विदेश विभाग का कि वहां हालात संभाल लेगी सेना, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से संभाल लेगी, क्योंकि अब अमेरिका की अपनी वहां मनपसंद गवर्नमेंट, कठपुतली सरकार वहां बैठेगी। तो इसमें 3 लोग हैं, अमेरिका है, आईएसआई है, और कुछ हद तक चाइना का भी इसमें अपना रोल है, क्योंकि शेख हसीना ने जो समझौते किए थे तीस्ता जल संधि वगैरह को लेकर, उसने वो भारत को प्रायोरिटी दी थी। और चीन से जब वो बात करने गई थी, तो चीन ने उनको ज्यादा भाव नहीं दिया था, उनको वहां अपमानित होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं चीन ने भी अपना हिस्सा इसमें डाला है। तो ये 3 कारण है। अच्छा, एक और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा हो गया है। अभी जो आप विजुअल देख रहे होंगे टेलीविजन चैनल पर भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, कि हिंदुओं का वहां पर बहुत ज्यादा मतलब उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके मंदिरों को वहां पर आग लगाई जा रही है। एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैं अगर इसको आपको शेयर करूं, ये आया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश प्रोटेस्ट एंटी हिंदू अटैक्स ग्रो एमिड पॉलिटिकल टर्मोइल, सेवरल टेम्पल्स डिफेस्ड। ये जो खबर है कि तमाम जो टेम्पल हैं वहां पर उन पर हमले किए जा रहे हैं, और हम उस उन 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 हमलों में मंदिरों को बड़ा भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की जो खबर है, और ये तमाम अखबारों में ये छपी है। तो दोस्तों, ये है कि बांग्लादेश में अभी शुभेंदु अधिकारी जो है, हमारे जो पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू यहाँ माइग्रेट करें। अब सवाल इस बात का है कि बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसा और हिंदुओं के प्रति जो नफरत है, जिस प्रकार पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भी है, तो क्या वहां पर 1 करोड़ हिंदू हैं? ये एक सोचने वाली बात है। अगर वो हिंदू भारत आते हैं, तो क्या 1 करोड़ हिंदू अगर वहां है, तो उनको यहाँ पर शेल्टर देना भारत में वो सरल होगा? हालांकि हमारे वहाँ सीएए कानून है इसीलिए, क्योंकि जो भारत में जो कानून बनाया गया, जो विदेशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन पर तमाम जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके कोई अधिकार नहीं है, मतलब उनको वो वहाँ इंसान, वो इंसान तो है लेकिन उनको इंसान माना ही नहीं जाता। तो उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, तो क्या क्या भारत सरकार के लिए सरल होगा उन 1 करोड़ हिंदुओं को, अगर वो 1 करोड़ है या उसके आसपास से, मैं कहता हूँ 90 लाख या 80 लाख भी है, तो क्या उनको भारत में शेल्टर देना सरल होगा? तो भारत सरकार के लिए दरअसल चुनौतियां बहुत बड़ी खड़ी हो गई। बॉर्डर पर तो चुनौतियां हैं ही, जो 4,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, वहां तो चुनौती है ही, क्योंकि देखिए बिल्कुल वैसा ही है कि एक रोड ये है, एक ही रोड ये है, इस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ भारत है। त्रिपुरा से लगता हुआ जो बॉर्डर है, और मेघालय से भी। और मेघालय में मैं आपको बता दूं, सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए मेघालय में, और ये मणिपुर में, माफ कीजिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, उन पर बहुत कड़ी निगरानी इस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। तो भारत सरकार के लिए तो चैलेंजेस बढ़ गए हैं, लेकिन हिंदुओं का क्या होगा बांग्लादेश में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो एक कट्टरपंथी सरकार आएगी भाई, सीधी बात है। खालिदा जिया की जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अभी तक तो शेख हसीना की अवामी नेशनल पार्टी थी, तो वो लिबरल थी, और शेख हसीना की भारत से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। भारत में उनका एक हिस्ट्री है, शेख मुजीबुर रहमान 1971 में जब वो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और भारत का भी रोल था उसमें, तो उस वक्त उनको किस तरह कत्ल किया गया। और उस वक्त आपको बताऊं कि रॉ के जो उस वक्त चीफ थे, आर एन काव, उन्होंने शेख मुजीब से कहा था कि आपकी हत्या की जा सकती है, उनको बताया था जाके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारे भाई बहन है, ये हमको क्या मारेंगे। लेकिन बाद में वही हुआ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रॉ की इतनी सॉलिड थी कि उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की, यानी खालिदा, ये जो शेख हसीना के पिता की वहाँ हत्या कर दी है। तो भारत का उसमें एक रोल था बांग्लादेश के क्रिएशन में। तो इसलिए,
क्योंकि अभी तक अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसके स्लीपर सेल बांग्लादेश में थे, लेकिन वो खुलकर वहां पर काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शेख हसीना का के पास कंट्रोल था। लेकिन अब वहां आईएसआई अपना खूनी खेल शुरू कर देगी और वहां से इन्फिल्ट्रेशन इंडिया के अंदर होगा, यानी कि वहां प्रभाव बढ़ेगा आईएसआई का, क्योंकि वहां सैन्य सरकार होगी और वो प्रो पाकिस्तान सरकार होगी। जब खालिदा जिया की सरकार पाकिस्तान में हुआ करती थी उस वक्त भी भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। और अब अगर खालिदा जिया, देखिए खालिदा जिया तो जेल से रिहा भी हो चुकी हैं, जमात इस्लामी पर अब उनको बैन हटाना पड़ेगा या वो नहीं हटाएंगे ये अलग बात है, ये देखने वाली बात है। तो खालिदा जिया प्रो पाकिस्तानी, और अगर खालिदा जिया की किसी अपने आदमी को बैठाया जाता है वहां पर, क्योंकि वो तो बीमार है, वो तो अस्पताल में भर्ती हैं, भर्ती थी शायद, अभी भी उनका इलाज चल रहा होगा, बहुत अच्छा, वो बुजुर्ग भी हो गई हैं, तो ऐसे में क्या, ऐसे में वो अपने किसी टाउट को बैठाएंगी सस्ता में और वो एंटी इंडिया होगा और वो प्रो पाकिस्तानी होगा। इसलिए पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि देखिए आज देखिए बांग्लादेश नीचे आ गया है, और बड़ी बड़ी बातें वहां पर मैं देख रहा हूँ और टेलीविजन चैनलों में कह रहे हैं लोग, देखिए आर्थिक तरक्की बांग्लादेश ने जरूर नहीं की, लेकिन जब तक वहां लोगों की आवाज को कुचला जाएगा तब तक यही होगा, तब तक हर जगह यही होता है। तो पाकिस्तान में भी यही स्थितियां हैं। पाकिस्तान में कोई हालात बहुत अच्छे तो है नहीं, वहां भी तो ग्वादर में प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में इंसर्जेंसी है, पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इमरान खान को, एक चुने हुए नुमाइंदे को, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, उसको जेल में डाला गया, आपने देख लिया। और आज भी खुलेआम रिगिंग होती है। देखिए अमेरिका का कितना गंदा रोल है, यानी बांग्लादेश में जब जो 2024 में चुनाव हुए तो रिजल्ट आते ही अमेरिका खुलकर सामने आ गया और बोला यहाँ बड़ी भारी धांधली हुई है और इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं। भाई सीधी बात यह है, वहां की विपक्षी पार्टियों ने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया था, उनको पता था कि वो हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, बायकॉट किया। कोई शेख हसीना ने उनसे ये नहीं कहा था कि आप इलेक्शन में हिस्सा मत लीजिए, ऑलरेडी वो हार जाते थे, इसलिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अमेरिका को ये कहने का मौका मिल गया कि वहां तो जाली इलेक्शन हुआ है, फर्जी इलेक्शन हुआ है। अगले ही दिन, यानी रिजल्ट आए बांग्लादेश में चुनाव के अगले ही दिन अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ गया यहाँ तो रिगिंग हुई है। उसी दिन से अमेरिका पीछे पड़ गया था बांग्लादेश के। यही हाल पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में जब इलेक्शन में खुलकर धांधली हुई, दुनिया भर में रिपोर्ट हुआ, तमाम अखबारों में खबर छपी, फॉरेन मीडिया में, पाकिस्तान की जनता भी ये जानती है, कभी भी वहां स्वतंत्र इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका ने बांग्लादेश के बारे में तो अगले ही दिन रिपोर्ट जारी कर दी, अगले ही दिन कह दिया कि यहाँ जाली इलेक्शन हुआ है, ठीक नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के बारे में उसको ये बोलने में 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आती है कि साहब वहां तो चुनाव में बहुत बुरी तरह धांधली हुई है। तो अमेरिका का पाकिस्तान पर हाथ, और अमेरिका जिस प्रकार असलहे दे रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, इधर उसने अपनी मनपसंद सरकार बैठा दी है बांग्लादेश में, जो बन जाएगी पाकिस्तान में। वो पाकिस्तानी तो उनके पहले से ही जो यस मैन है, वो तो कोई कहना ही नहीं है। तो उधर से चीन भी नजरें गड़ाए बैठा है। तो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, भारत सरकार के लिए, खासकर हमारे जो थिंक टैंक है हमारा, जो जिसमें अजीत डोवाल, हमारे एनएसए, इसमें हमारे एस जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो इन लोगों के सामने अब एक चुनौती ज्यादा खड़ी हो गई है, कैसे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें अपने, जो बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर की सीमा है वो, और जो दुश्मन है, जो बांग्लादेश में जो आईएसआई के जो किराए के कातिल वहां पर घुस गए हैं, उनसे भारत को कैसे बचाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हिंदुओं के साथ जो हो रहा है अब, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि भारत सरकार, अभी तक तो भारत की ओर से कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बहुत सोच समझकर इस पर बात होगी। शेख हसीना से भी बात चल रही है, उनको पॉलिटिकल असाइलम कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्योंकि यूके ने तो शायद अपनी मजबूरी बता दी है, क्योंकि उनके वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है। तो देखना है आगे क्या होता है, जैसे भी कोई अपडेट होगा हम आपके सामने लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके सहयोग से ही ये आगे बढ़ेगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।